Hello students, let's start our next class. हम वेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं. Before we start today's class, let's revise last class. हमने क्या क्या पढ़ा? So we know what is vectors and scalars. So vectors और scalars क्या है? Scalars वो quantities है जिनके पास only magnitude है, right? And vectors उनमें magnitude के साथ directions भी add करी जाती है. So vectors are those quantities having magnitude as well as direction. वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं? सो प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर जो हमने देखा है, क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो हम अगर किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, सो क्या लिखते हैं? सपोज मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए, तो उसके ऊपर मुझे ये एरो बनाना होता है. आइदर द सेकंड मेथड इज, या तो मुझे उसको बोल्ड लेटर में लिखना होता है. नॉर्मली बुक में बोल्ड लेटर में लिखते हैं हमारी, एंड हम नोटबुक में हम उसके ऊपर एरो बना के लिखेंगे, राइट? ओके. अगर किसी वेक्टर के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है दैट, चलो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लिखा हो कि भाई F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एंड आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन. इसका मतलब है कि ये जो F है, वो फोर्स जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिखाया हुआ है. अगर उसके ऊपर एरो होता तो हमें उसके साथ में यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ता जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा, हाँ, तो हमें यहाँ पे जब इधर एरो लगाया, मतलब इस फोर्स को हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे साथ में और क्या लगाना पड़ेगा? डायरेक्शन देनी पड़ेगी. ऑलराइट. और मेथड क्या है मैग्नीट्यूड को दिखाने की? तो अगर इस तरीके से हमने वेक्टर फोर्स के साथ में बाजू में ये दो लाइन खड़ी करी है जिसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो भी वो क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर को वेक्टर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको बोल्ड लेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू क्या है? तो ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसके साथ में ए कैरेट, ये एक रिवीजन में हम देख लेते हैं, विच इज द यूनिट वेक्टर, एंड साथ में यहाँ पे कुछ जो भी उस क्वांटिटी का यूनिट हो. ऑलराइट, तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई. इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है और उसके साथ ए कैरेट जो डायरेक्शन का काम करेगा, राइट? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एक सिंबॉलिकली, राइट? ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मतलब पिक्चोरियली, तो अगर ऐसे एरो किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दैट दिस इज आवर वेक्टर ए, राइट? तो जिसमें ये था टेल, ये है हेड, और ये जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, राइट? तो मैग्नीट्यूड मतलब कि जितनी लेंथ हो उसको स्केलिंग के साथ हमने वो क्लियर कर लिया है. सो विथ स्केलिंग उसकी लेंथ जो है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा. ये एरो की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या देगी? इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट? चलो, ओके. नेक्स्ट हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर. इसको क्विकली हम खाली रिवाइज कर लेते हैं. इक्वल, अनइक्वल. इक्वल मींस वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, राइट? अनइक्वल में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे, राइट? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. पैरेलल मींस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. दैट मींस उन दोनों वेक्टर के बीच का, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल, बट डायरेक्शन दोनों की सेम होने का मतलब है कि उनके बीच का एंगल होगा 0. एंड एंटी पैरेलल मतलब कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, राइट? तो उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री. कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट. तो कोप्लेनर वेक्टर्स मींस दोस वेक्टर्स, वो सारे वेक्टर्स which are there in the same plane. And concurrent vectors means vectors which pass through a single point, उनको बोलते हैं concurrent vectors, right? Now the next type is zero vectors, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जीरो वेक्टर क्या होगा? तो जीरो वेक्टर मींस जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है जीरो. कई बार क्या होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट जो निकलेगा, जो हम चीजें, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ शायद ये आपको नए लगे बट हम पढ़ने वाले धीरे धीरे, तो वो जीरो हो जाए, मतलब उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है. अब जीरो की कोई वैल्यू जीरो है तो उसको आप डायरेक्शन क्या दोगे? यू कैन गिव एनी डायरेक्शन.
राइट। तो जीरो वेक्टर मीन्स जीरो मैग्नीट्यूड हो, या फिर ऐसे दो वेक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाए तो होते हैं हमारे जीरो वेक्टर्स। एंड यूनिट वेक्टर, दिस वाज इंपॉर्टेंट, राइट। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने काफी डिस्कशन की थी। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो उसका काम है डायरेक्शन देना। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यूनिट मीन्स 1। तो जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा उसको अपनी डायरेक्शन दे देगा। तो अगर हमने ऐसा लिखा हुआ कि भाई f इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिख दिया है मैंने आई कैरेट न्यूटन, तो 5 इज द मैग्नीट्यूड, आई कैरेट इज द डायरेक्शन, एंड हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन तीन देखी थी, आई जे के, जो थी हमारी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स है हमारा, ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है, इसीलिए हमने करी हुई है। सो फोर्स जो है हमारा वो 5 वैल्यू का है न्यूटन का, एंड आई कैरेट मीन्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ओके। यूनिट वेक्टर को अभी हमें उसमें न्यूमेरिकली हमें देखा नहीं है, बट फिर भी यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एन कैरेट ले रहा हूँ, सो एन कैरेट को कैसे निकाला जाए। सो इफ यू हैव वेक्टर, सपोज मैं वेक्टर को कोई भी वेक्टर लूँ, चलो ए, सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज योर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज योर यूनिट वेक्टर। क्यों, क्या 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 हमने वेक्टर जो ऊपर है उसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, राइट। तो हम, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, दूसरी वाली जो चीज है। सो ऊपर वाली क्वांटिटी जो है वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, राइट। अब उसमें से आप मैग्नीट्यूड को निकाल देते हो, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेते हो, या प्लस वाला डायरेक्शन मतलब समझ लेना कि उसको मल्टीप्लाई करो, समझो, इट्स नॉट एडिशन, कि उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड चला गया तो क्या रह जाएगी, खाली डायरेक्शन, राइट। एंड द वैल्यू इज व्हाट, इट इज 1। तो यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है एंड डायरेक्शन वो कुछ देंगे, और उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी की डायरेक्शन के साथ। तो यूनिट वेक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको खुद की डायरेक्शन दे देगा। ओके। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, राइट, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो हम आज सीखने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। चलो, तो वेक्टर एडिशन की यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखी हुई है, जिसमें से हम आज एक मेथड करेंगे जो है फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल मेथड, हेयरटेल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये तीनों एक ही चीज के नाम है। एंड सबसे पहले हर बार वेक्टर सीखने के टाइम पे एडिशन में यही हम सीखते हैं, और इसी के थ्रू बेसिक आइडिया हमको आता है क्या होता है, व्हाई इट इज डिफरेंट देन दिस स्केलर एडिशन। तो स्केलर टाइम पे हमने पढ़ा था कि भाई स्केलर में दो हमारे पास मास है सपोज, तो एक मास यहाँ पे 6 kg का था, दूसरा सपोज आई डोंट रिमेम्बर, तो हाँ एक 4 का था एक 2 का था, राइट। तो 4 + 2 kg 6 kg हो जाएंगे, राइट। बट इन केस ऑफ वेक्टर अगर कोई एक 6 यूनिट का है दो और दूसरा 2 यूनिट का हो, तो उसका जरूरी नहीं है कि भाई आंसर हमेशा 8 ही हो। या फिर हमारे जो एग्जाम्पल की बात करें, सो अगर 4 यूनिट का कोई वेक्टर है, दूसरा वेक्टर 2 यूनिट का है, तो उसका एडिशन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 6 ही हो। वो 6 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, 4 - 2 2 भी हो सकता है, और 4 और 2 के बीच में और बहुत सारी वैल्यूज वहां पे पॉसिबल है, राइट। सो उसको हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट मेथड है ट्राइंगल मेथड या हेडटेल मेथड, दूसरी जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इनिशियली सीखते टाइम पे हम ये हेडटेल या ट्राइंगल मेथड को सीखेंगे, बट बाद में हमें ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम न्यूमेरिकली कुछ सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आने वाली है। ओके, तो उसको सीखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। वेक्टर एडिशन आफ्टर रिजॉल्विंग वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स। तो ये हम, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, मतलब एक तरीके से डिफरेंट मेथड नहीं है, बट इसमें हम वेक्टर को अपने उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, उसके बाद उनको एड अप कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। बट उसके लिए पहले कंपोनेंट में रिजोल्व करना हमें सीखना है, तो वो चीजें धीरे धीरे बाद में आएंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, राइट। ओके, तो हम वेक्टर एडिशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें सीखनी जरूरी है, वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज, कि जिसमें हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है। तो जो पहली चीज है वो है हमारी पैरेलल शिफ्ट ऑफ द वेक्टर, जिसको पैरेलल शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट क्या है? चलो, तो अब हम कुछ वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे है एक वेक्टर, और मैं दूसरा भी साथ में बना लेता हूँ पहले। चलो, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे बनाया जाए?
देखो चलो इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, सपोज ये है मेरा वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर बी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने कर लिया है, सो दिस शुड बी क्लियर कि भाई वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। ऑलराइट, नाउ इसके बाद हम कुछ एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल शिफ्ट? तो ये वेक्टर ए यहाँ पे है फिलहाल, किसकी टेल फिलहाल यहाँ पे है, कुछ जगह पे है, हेड इस तरफ है, बी ऐसे है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल शिफ्ट? तो हम इसको इसी पोजीशन में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों शिफ्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बाद में समझ में आएगी। तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके, तो मैं इसको शिफ्ट करके, मुझे अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये ऐसे ही वे में हम इसको पैरेलली, जैसा है ये दिख रहा है वैसे ही हम इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बी के यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, बी के हेड के ऊपर मुझे प्लेस करने की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, बी के टेल के ऊपर टेल से टेल मुझे मिलानी है तो मैं वहां पे ला सकता हूँ। राइट, तो ऐसे मैं कहीं पे भी इनको प्लेस कर सकता हूँ। इन द सेम वे अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी को भी जैसे वो ओरिएंटेशन में है उसी ओरिएंटेशन में उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? जिनके डायरेक्शन सेम हो। राइट, तो उसको ऐसी ही ओरिएंटेशन में, ऐसे ही में बी जैसा है वैसे की वैसे ही पोजीशन में उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इसको घुमा के यहाँ ला सकता हूँ ए के हेड पर। राइट, ए के टेल पे ला सकता हूँ, टेल टू टेल ज्वाइनिंग। राइट, और कहीं पे भी इसको घुमा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट आप बोलोगे सर ये क्यों रिक्वायर्ड है? सो सपोज हमारे जो एग्जांपल्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लेट्स टेक अ ब्लॉक। चलो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ओके, वो कहीं पे एक सरफेस है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है ऐसे। राइट, इसको नाम देते हैं दिस इज फोर्स एफ। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब इसको, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये इस तरफ आगे मोशन कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। राइट, तो इस फोर्स को आप कैसे सोच सकते हो कि ये लिमिटेड है सिर्फ यहीं तक, या तो फिर इससे, अगर इस फोर्स को मैं ऐसे लगाऊं, या तो फिर मैं इस फोर्स को यहाँ पे दिखाऊं, होना तो काम वही है ना, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। राइट, सो इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सो हम फोर्स को या तो यहाँ रिप्रेजेंट करें, या उसको हम यहाँ से हटा के इस तरफ रिप्रेजेंट करें, इधर। सो इन बोथ केस, इसको यहाँ पे मैं रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, इसको बीच में दिखाऊं। सो कई बार क्या होगा, कुछ ब्लॉक्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर, ये ना सिर्फ फोर्स की बात है, ऐसे जो भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कहीं पे शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट एक्चुअली जो हमारी प्रोसेसेस है, जिसमें हम एडिशन कर ले, राइट, बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर ले, इन प्रोसेसेस के लिए कुछ मेथड्स है, उस मेथड्स में हमें ये शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसको उठा के जैसे ओरिएंटेशन में है, जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। राइट, तो मुझे आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है, इस वेक्टर और ए और बी को ऐड अप करने में इसकी जरूरत होती है। तो मुझे उठा के चलो यहाँ पे इसको साथ में रखना है, उनके दोनों के टेल्स को मैच कर दिया, या फिर बी के हेड पर ए का टेल रखना है मुझे, तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। बट जैसा है उसको वैसे ही, आई कैन नॉट डू दिस। देखो मैं क्या नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट डू दिस, मैं इसको ऐसे या ऐसे कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता। ऑलराइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसको जैसे था, फॉर एग्जांपल ये ऐसे था, तो मैं उसको ऐसे ही उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे। सो आई कैन नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। राइट, ओरिएंटेशन का मतलब है कि, चलो दिखा देते हैं। सपोज ये हमारी, हम मान ले कि भाई दिस इज आवर एक्स एक्सिस। राइट, मैं इसको नीचे करूंगा थोड़ी देर में। अह, चलो ठीक है, दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना है? 45 डिग्री का। हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल के साथ ही रिलेटेड है। तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो हम उसको इसी तरह शिफ्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे ही ओरिएंटेशन में रहे। राइट, तो उसका एक्स के साथ एंगल 45 ही रहना चाहिए, उस तरह हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्लियर है ये? ओके।
तो वेक्टर ऐड करने से, वेक्टर एडिशन करने से पहले हमें ये पैरेलल शिफ्टिंग रिक्वायर्ड था, और एक टॉपिक हमें रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये आगे एडिशन में काम में आने वाला है, बट हम अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, राइट? तो इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। तो इसके लिए चलो मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ वेक्टर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है मेरा वेक्टर ए। अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाने वाला हूँ, सेम वे में दिखाने वाला हूँ, राइट? सपोज दिस इज माई वेक्टर ए। ओके, अब मैं दूसरा दो तीन वेक्टर और ले लेता हूँ। चलो ऐसे कुछ, राइट? कुछ भी रैंडम में ले रहा हूँ। और क्या लिया जाए? चलो ये हो, ऐसे हो जाए, ठीक है। ओके, अब मैं इनको चलो थोड़ा अलग अलग, थोड़ा दूर दूर ले जाते हैं इनिशियली। पहले इनके नाम दे देता हूँ मैं। सपोज दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे नाम दे दिए है हमने। ओके, अब ये कैसे है पहले, अब ये कहाँ पे है, कहीं पे भी है, राइट? अब हम उनको कुछ, सपोज ये है मेरी एक्स एक्सिस के साथ ये 45 है फॉर एग्जांपल, राइट? वैसे ये भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ 90 पे था। ओके, इसी के ऊपर हम एक्स एक्सिस बना देते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पे है, इट इज विजिबल। चलो सबको एक्स के रेफरेंस में देते हैं। ओके, सपोज ये भी, ये सारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस। चलो ये है अपना फॉर एग्जांपल, क्या ले, लेट्स चेक 60। रैंडम है, एक्चुअल ओरिएंटेशन में मत जाना कि भाई ये 60 नहीं दिख रहा सर, गलत है, राइट? दिस इज, लेट्स टेक दिस इज 90, ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये है। चलो अब आपको पूछा गया है, इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि भाई फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या पूछा है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो अभी आपको ये समझ में आ चुका है, तो मैं एक्सिस को निकाल दूं कि भाई बी वाला जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पर इस तरफ है, ए 0 डिग्री के एंगल पर है, सी एक्स एक्सिस के साथ इस तरफ 60 डिग्री के एंगल पर नीचे है, एंड डी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। अब पूछा है कि भाई ए और बी के बीच का एंगल बताओ। चलो निकाल देते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल एक्सिस निकाल दूं थोड़ी देर के लिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो हमें समझ में आ गया इसलिए, तो मैंने अभी निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब ध्यान से ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना है? सो आइदर हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है या तो फिर हेड टू हेड ज्वाइन करना है। तो टेल टू टेल मींस दोनों वेक्टर्स, हमें यहाँ पूछा गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, ज्वाइन देयर टेल्स, उनके टेल्स को एक साथ में रखो। सर आप बोलो कि टेल को कैसे ज्वाइन करें? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पैरेलल शिफ्ट। तो हमें इसीलिए पैरेलल शिफ्ट पढ़ना था कि हम इनको मूव कर सकते हैं। तो मैं किसको करूँ, चलो ए या बी दोनों में से किसी को भी मूव करो। चलो मैं ए को मूव करता हूँ फिलहाल। तो ए को मैंने मूव करके यहाँ पे डाला। क्या मुझे करना था? इनकी टेल को ज्वाइन करना है। सो आई एम ज्वाइनिंग टेल ऑफ ए टू टेल ऑफ बी, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। ऑलराइट, काम खत्म। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल मिल चुका, इट इज 45। यू गेटिंग? सो आइदर व्हाट यू कैन डू, हम नॉर्मली टेल टू टेल ही ज्वाइन करेंगे, बट आप चाहे तो हेड टू हेड भी ज्वाइन कर सकते हो और टेल टू टेल भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों से एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से एंगल सेम ही आने वाला है। तो अगर चाहे तो देखो कर सकते हैं। सॉरी, ये अभी हम तो मैं अभी ये भी करके दिखा देता हूँ। मुझे इसको हेड टू हेड ज्वाइन करना है। ओके, 10th में आप लोग जेड रूल पढ़े होंगे, राइट? अगर दो ऐसे पैरेलल लाइंस है ऐसी, ओके, उनके बीच में मैंने कहाँ जेड बना दिया? ऐसे दो अगर हमारी पैरेलल लाइंस है, दिस इज नॉट लाइन, अभी मेरे को जो मिला उससे मैं काम चला रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज लाइक जेड, राइट? तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। ओके, तो इन द सेम वे अगर ये 45 है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी कितना होता है, दिस विल आल्सो बी 45, राइट? सो आइदर आप हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो, यू विल गेट योर एंगल,
So this is the angle between vector A and B. तो A और B के बीच का एंगल हमें मिल चुका है, it is 45, राइट। नॉर्मली हम क्या यूज करने वाले हैं, वी विल यूज टेल टू टेल, करेक्ट है। चलो अभी किसके बीच का निकाले, सी और डी के बीच का निकाले। चलिए, तो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको निकाल लेते हैं हम स्क्रीन से। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं रन करता हूँ। मुझे इसको ए को वापस उठाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ए को बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। चलो ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। अब नाउ मैं निकाल रहा हूँ सी और डी के बीच का एंगल। सो मुझे एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं, निकालो उसको, इधर से भी निकालो। चलो अब मुझे क्या, किसको उठाओ, सी को उठाओ, डी को, इधर जगह मेरे पास सी के ऊपर है तो मैं सी डी को उठा के सी के ऊपर रखता हूँ। चलो, तो मैं इस पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से डी वेक्टर को उठा के यहाँ पे डालता हूँ। फाइन, यू कैन पुट एक्स एक्सिस फॉर द रेफरेंस हियर, नो इशू। उससे हमें एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कुछ अलग कलर से दिखाते ना। कौन सा कलर, ये चलो लगा दे। तो वेक्टर और एक्सिस में डिफरेंस दिखे आपको। सो दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, ओके। सो नाउ अब एंगल दिख रहा है, दिस इज योर वेक्टर डी एंड दिस इज वेक्टर सी। अब ये वेक्टर सी और डी के बीच का एंगल, दिस इज हियर अप टू 90 प्लस 60, इट इज 150। तो आप आराम से लिख सकते हो कि इनके बीच का एंगल जो ये हमारा टोटल एंगल हो जाएगा वो होगा, इट इज 150। नाउ हियर कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि सर हमने ये एंगल क्यों नहीं लिया, व्हाई वी हैव नॉट टेकन दिस एंगल। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि हमारा जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, इट शुड बी लेस देन 180। तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, सो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके थीटा शुड बी लेस देन 180। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन दोनों है। ये सब अगर नहीं भी याद रखना, उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्या करना होता है हमें, सिंपली ये याद रखना है कि हम स्मॉलेस्ट एंगल ले, क्या ले हम, स्मॉलेस्ट एंगल, राइट। तो आप, हमारे पास दिख रहा है, सो ये 150 है, तो डेफिनेटली 360 माइनस 150 हम अगर करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 210, राइट। तो हम या तो 150 को ले या 210, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 150, तो वही हमें लेना है, राइट। तो ये काफी इजी रहेगा। तो इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है 10 से 180, बट वो इट्स फैक्ट वही होने वाला है। फाइन, तो हमें इस तरीके से वेक्टर के बीच का एंगल निकालना समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो अब मैं, राइट, तो अब मैं क्या करूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। हम्म, अब मैं सिलेक्ट करके इस डी को उठा के, सॉरी आई वांट होल, को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ओके। तो अब मुझे किसके बीच का एंगल मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग वेक्टर बिटवीन ए एंड डी विच इज 90 डिग्री, ऑलराइट। तो सेम है, चलो इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, ये एंगल कितना होगा। सो यहाँ पे आपको पता है कि इसका एंगल, डी का एंगल एक्सिस एक्स के साथ है 90 एंड बी का एंगल जो है वो एक्सिस के साथ है 45। तो बी और डी जो यहाँ पे एक दूसरे में घुस चुके हैं, उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो इट वुड बी 90 माइनस 45 इक्वल टू 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट एंड वेक्टर्स बिटवीन टू एंगल हम याद रख के आगे वेक्टर एडिशन देख सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम जाएंगे वेक्टर एडिशन की फर्स्ट मेथड, जो कि है हमारी ट्राइंगल मेथड, या तो हेड टू टेल मेथड, या तो फिर ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन बाय ट्राइंगल, हेड टू टेल, ग्राफिकल, जो भी नाम से हम बोले, ओके। देखो ये बहुत ही इनिशियल फर्स्ट मेथड है, कॉन्सेप्ट से इसको समझना जरूरी है।
बाकी ये आपके कहीं पे ऐसे न्यूमेरिकल में पूछी जाए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट बाकी सब चीजें, बाकी मेथड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। ओके, तो पहले हम एडिशन करना है तो कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं, राइट। तो चलो, अब मैं हमेशा इसी से वो बहुत ज्यादा मोटा वेक्टर नहीं दिखाने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा केस ले रहा है। एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास सपोज ये बी है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इस मेथड की मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ कि ग्राफिकल मेथड से, जिसको पिक्टोरियली प्रेजेंट करके हम एडिशन करते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ लिमिटेशन भी है। इसमें ये है कि हम इसमें जितने चाहे उतने वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि ए और बी, मतलब दो ही वेक्टर को ऐड अप करो। यू कैन ऐड अप 3 4 5 एन नंबर्स ऑफ वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। बट इस मेथड में आपको ग्राफिकली या ऐसे ड्रॉ करके पिक्टोरियली हम इसको रिजल्ट निकालते हैं। एडिशन में रिजल्ट मीन्स व्हाट, कि जो आपका आंसर आएगा एडिशन करके, जो हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं रिजल्ट। तो हम यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को दिखाया हुआ है, आगे हम बहुत सारे को भी ऐड अप कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स है, बेस्ट थिंग है। बट लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करके हम जैसे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट। तो ये सारी चीजें हम ऐड अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। वेक्टर को ऐड अप करने के लिए फॉर एग्जांपल आप फोर्स की वैल्यू ले रहे हो, तो अगर मान लो कि 100 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है, तो 100 न्यूटन को स्केल करके हमें कुछ लेना पड़ेगा। भाई 100 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन, ऐसा हम कुछ स्केलिंग करके ले रहे हैं, तो उस तरीके से उसको ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो उसको ड्रॉ करके फिर बाद में इसको हम एडअप करके रिजल्टेंट निकाल के, जो रिजल्टेंट है उसको वापस स्केलिंग से ओरिजिनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है, राइट। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो अभी फिलहाल हम वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहे। ये कोई एक वेक्टर है, जो कौन सी क्वांटिटी का है डजंट मैटर, बाद में उसको देखते हैं। ये एक वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, उनको हम ऐड अप करना है। सो हम ऐसे लिखेंगे कि भाई दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। उसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लिखते हैं भाई रिजल्टेंट, राइट। जैसे कि भाई मान लो कि भाई आप बोल दो कि भाई इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, राइट। तो जो आएगा वो क्या होगा 7। तो उसको हम लिखेंगे भाई इट इज रिजल्टेंट आर। क्यों? ये वेक्टर है तो वेक्टर के साथ 5 मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी, इसके साथ 2 मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं है। और ये 7 के साथ में डायरेक्शन भी होगी, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 7 ही हो, मैं बता रहा हूँ खाली। तो वो जो आर होगा ना, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी, तो वो जो भी हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आर से। तो जनरली हम एडिशन से जो रिजल्ट निकलेगा, सब्ट्रैक्शन से जो भी रिजल्ट निकलता है, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे आर, राइट, विच इज योर आंसर, राइट। तो अभी इसको आपको समझ में आ चुका है, तो हम इन चीजों को निकाल लेते हैं। फाइन। तो क्या करना है इस मेथड में? सो रूल याद रख लो। सबसे पहले हमें जितने भी ऐड करने हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी सीक्वेंस को हम ध्यान में रख रहे हैं फिलहाल, फिर बाद में इसका रूल सीखेंगे भी सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। सो फिलहाल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए में हम बी को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो पहले हमने ए को उठाना है, जहां हो उसको उठा लो, पैरेलल शिफ्ट कर लो। तो मैं ए को उठा के बीच में मैदान में ला रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर कुछ करते हैं। चलो ए को उठा के मैदान में ला लिया, ठीक है। ये मैदान अपना यहाँ तक सही है। अब क्या करना है तो ध्यान में रखो। तो पहले वाले को ले दिया, ला दिया, ओके। अब इसको वहीं पे रख के कॉपी पेस्ट समझ दो, ऐसा कुछ है। अब क्या करना है, दूसरे वाले वेक्टर को जिसको ऐड करना है इसमें, अभी आगे इसमें तीसरा चौथा जो भी हो उसको सीक्वेंस में आगे करते जाएंगे। वेक्टर बी जो हम नेक्स्ट वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं, उसको क्या करना है। सो जो हमारा ये वेक्टर है बी, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, उसको उठा के कहाँ पे रखना है। तो उसको उससे पहले वाले जो भी लास्ट वेक्टर है, उसकी हेड के ऊपर इस अभी वाले वेक्टर की टेल को रखना है। तो क्या करना है हमें, जिसको बोलते हैं हेड टेल। क्यों बोलते हैं इसको हेड टेल?
तो हम जो हमारा ये जो नेक्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को हमारे पहले वाले मतलब लास्ट वेक्टर की हेड के ऊपर, लास्ट वेक्टर के हेड को साथ मैच करवाते हैं। इससे इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड भी बोलते हैं इसको, राइट। तो क्या है इसका रूल? ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। हम जिसको अभी ऐड करने जा रहे हैं दैट मीन्स आर वेक्टर बी, तो उसकी टेल को, राइट, उसकी टेल को उससे पहले वाले जो हमारा जो लास्ट वेक्टर था उसके हेड से ज्वाइन करना है, राइट। सो ज्वाइन टेल ऑफ दिस प्रेजेंट, यार जो भी हमारा अभी वेक्टर है उस वेक्टर को, मतलब ज्वाइन द टेल ऑफ दिस वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस इज द रूल। क्या करना है? ज्वाइन टेल ऑफ प्रेजेंट वेक्टर विथ हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, दिस इज द सिंपलेस्ट रूल। ओके, अब मैं इस बी को उठा के ना थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, इस तो मुझे, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, तो मैं इसको इस तरह, यू कैन राइट एनीवेयर, ऐसा रूल नहीं, ऊपर लिखो नीचे कोई रूल नहीं, इसको भी लिख के नीचे। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या निकलेगा? तो अब इसका रिजल्टेंट जो निकलने वाला है वो होगा क्या है? तो उसके लिए रूल याद रखो, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, राइट। तो इसके टेल से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट योर रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to the head of the last vector, to the head of the last vector। समझ में आ रहा है? How we will get the resultant? By starting our resultant vector. This is our resultant vector. So this R is our resultant vector. So by starting our resultant from the tail of the first vector to the head of the last vector। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, फिलहाल तो दो ही है, तो फर्स्ट या सेकंड भी बोल सकता था, बट इसमें हम और भी सारे एक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले वेक्टर ए की टेल से हमने रिजल्टेंट को स्टार्ट किया, बी के हेड से उसको एंड अप किया, मतलब उसका वहां पे हमने एरो रखा, राइट। सो टेल ऑफ द रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर्स टेल एंड हेड ends at the last vector's head, which is the resultant vector r। ऑलराइट, आप बोलोगे सर ये तो आर मिल चुका, तो आर ही है अपना रिजल्टेंट, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो है आर। अब उसको कैसे करा जाए? चलिए तो देखो, अब बोलोगे कि सर ये तो चलो मान लो कि ये तो दिखाने के लिए आपने बोल दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? तो अभी मैं इसके लिए तीन और एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें तीन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, बट वो वेक्टर ऐसे रखते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आए, जो कुछ क्वांटिटीज नोन हो। तो इसमें तो ए बी लिख दिया, क्वांटिटी क्या है नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो मैं अभी कुछ ऐसे नोन क्वांटिटी को लेके आपको दिखाता हूँ। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, चलो मैं एक रैंडम नहीं एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हम एक कार ड्रॉ करते हैं, ओके। अब कार को क्या करना है तो उसको मैं बाद में बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये है रास्ता जो अभी खाली होते हैं, इसके ऊपर ये है हमारी कार, ओके। ये उसके टायर्स हैं, यहाँ पे विंडोज है, बाकी सब चीजें इमेजिन कर लेना, ओके। अब क्या कर रहा है? तो अभी हम एक हॉलीवुड की मूवी जैसा सोच लो, अभी आगे से मतलब आप कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जो आपकी कार को खींच रहा है, ओके। तो बहुत सारे जानवरों ने या फिर कुछ चीजों ने आपको घेर लिया है, राइट, जिसमें हमारे गॉडजिला डायनासोर वो सब कुछ मिला के कुछ ना कुछ हो रहा है आपसे। तो कोई ऐसे आगे से खींच रहा है कार को, कोई आपकी कार को ऐसे पीछे से खींच रहा है, ठीक है, ओके। अब है ना, मैं क्या आपको कुछ याद दिलाता हूँ। तो मैं जो आगे से खींच रहा है उस जो फोर्स लगा रहा है आगे से कार के, दिस इज दी बोनेट ऐसा मान लो, तो उस फोर्स को नाम देते हैं भाई F1। वन मतलब बहुत सारे दिखाने वाले, तो 1 2 3 ऐसे नाम देंगे ना। तो पहला वाला जो कुछ भी क्रिएचर है वो F1 फोर्स से उसको खींच रहा है आगे, ठीक है। इमेजिन कि यहाँ पे कुछ क्रिएचर है भाई बहुत बड़ा सा सा, ठीक है। वो कैसे खींच रहा है ये आप सोच लेना। रहने दो, ये कोई क्रिएचर है जो इसको ऐसे खींच रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है सही अभी, फाइन। तो ये F1 फोर्स आगे की तरफ दिखा रहा है। अब मुझे बताना, अब पीछे कोई इसका बच्चा है छोटा सा, वो उसको मेरे को इस तरफ चाहिए, है ना। तो वो बोला कि मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा एरो दिया एक छोटा एरो दिया, अब याद करो क्या उसका मतलब हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस, जिसको मैं नाम था F2।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट कि भाई F1 फोर्स जो आगे की तरफ कोई बड़ा सा क्रिएचर लगा रहा है उसके कंपेयर में ये जो छोटा वाला क्या दिखाता है, सो लेंथ ऑफ वेक्टर जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। तो आगे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, बड़ा सा जानवर खींच रहा है, पीछे वाला कम है। ठीक है, चलो आगे ऊपर से भी कोई है जो उड़ रहा है, वो उड़ के खींच रहा है आपको। चलो तो वो भी कुछ है तगड़ा सा, इतना हम दिखा देते हैं उसको। मतलब F1 F2 के बीच में, राइट। इसको नाम दे दो भाई F3। तो आप सब जगह से घिर चुके हो, क्या होगा आगे? ओके, ठीक है। इतना चलो सही है। मैं खाली ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्या क्यों कर रहा हूँ उसको, अभी फिलहाल एकदम स्टार्टिंग के एग्जांपल में ये थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए इसलिए, तो मैं खाली नाम चेंज कर रहा हूँ सीक्वेंसिंग के लिए फिलहाल। तो इसको मैं दे रहा हूँ दिस इज F2, दिस इज F3। तो ये जो बड़ा सा है वो F1 खींच रहा है, उसके बच्चा पीछे से खींच रहा है वो F3 है, एंड ऊपर से जो खींच रहा है वो F2 है। हम तीन ही ले रहे हैं फिलहाल, बहुत ज्यादा नहीं ले रहे। ठीक है। सो अब इन तीन वेक्टर्स, अभी आप इस सिचुएशन में पड़े हो, अभी आपको पूछा जाए, आप बोलोगे सर बचना पड़ेगा पहले, क्या एडिशन की बात कर रहे हो? ठीक है, तो हम एडिशन ही सीख रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भाई किस तरफ आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी कि गाड़ी किसी एक डायरेक्शन में खींची चली जाएगी। जब भी फोर्स लगता है F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट होगी तो किसी डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो कहाँ जाएगी आपकी गाड़ी? सर हम बच जाए बहुत है, गाड़ी का छोड़ो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलता है और किस तरफ गाड़ी जाएगी, तो हम सोचते हैं उसके बारे में। चलिए, तो हम क्या करना है, हमें करना है तीनों का एडिशन। रिजल्टेंट मींस एडिशन होता है जनरली, तो वेक्टरली एड अप करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या मिलेगा? R। इट्स नॉट नेसेसरी कि R यूज करो, सिंबल जो चाहे मन मर्जी करो। सर मेरे को R नहीं पसंद, तो लिख दो क्या भाई, FR लिख दो। FR चलेगा, FR मींस रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये अच्छा सा दिखाते हैं। ओके, क्लियर है? क्या करना है रूल, पहले उठाओ F1 को, सीक्वेंसिंग के लिए मैंने मेंटेन करने के लिए किया हुआ है कुछ। तो F1 को उठाया, यहाँ से ले लेता हूँ। कहाँ ले जाना है? मैदान में लेके आओ। ओह, साथ में ये भी चलाया चलो उसको भी ले आते हैं, फिर बाद में उसको वापस रख देते हैं। फिलहाल ये जो भी सिस्टम है उसके टेक्निकल इश्यूज है। अभी आएगा कि नहीं आ रहा है भाई, चला जाना, बहुत कुछ है। इसको यहाँ बिठा देते, उन दोनों को डिलीट कर देते। ये चलो भाई तुम जाओ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया F1, थोड़ा और नीचे लेके आते हैं उसको, मैदान में आ गया पूरा सा। अब क्या करना है उसमें, F2 को ऐड करना है, बाद में F3 को ऐड करेंगे। व्हाट इज द रूल, राइट? क्या है, ज्वाइन करना है। तो अब हम F2 को लेके आ रहे हैं, याद कर लेना क्या क्या करना था। F2 ये पकड़ लिया, आ गया F2 खिला रहा है। तो टेल ऑफ दिस प्रेजेंट वेक्टर को कहाँ पे रखना है? लास्ट वाले वेक्टर के हेड के ऊपर। तो इस F2 की टेल को हमने F1 के हेड के ऊपर रख दिया, ये हो गया कंप्लीट, राइट। F1 को मैं बीच में डिस्टर्ब ना करे, इसको उठा के बाहर नीचे चले आते हैं। ये हम कर सकते हैं, सिंबल को कहीं पे भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो F2 ऊपर एक उड़ रहा था वो उसको खींच रहा था जो, तो F2 के टेल को F1 के हेड, तो ज्वाइन टेल ऑफ दिस प्रेजेंट वेक्टर टू दी हेड ऑफ दी लास्ट वेक्टर कर दिया। उसको ऐसे रखा, क्यों? पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल है, यस वी कैन डू इट। ओके फाइन। नाउ क्या करना है, ये डिस्टर्ब करेगा इसलिए उसको हटा देते हैं, ये वाला। ओ ज्यादा नहीं बस। अभी F3 को लेके आते हैं, उसमें F3 भी ऐड करना ना, वी कैन जॉइन एनी वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। चलिए, तो इसमें हम F3 को भी ऐड कर लेते हैं। तो F3 को उठाया, तो F3 के ला रहा है। क्या करना है, join tail of this present vector with the head of last vector। तो टेल को लेके आओ, लास्ट मींस जो भी लास्ट है, F1 के ऊपर नहीं जाना, अभी F2 के ऊपर जाना है, F2 के हेड के ऊपर जाना है। आ गए, खत्म हो रहा है काम। वेरी गुड, ये हो रहा है। ओके, अब हाउ यू विल गेट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए क्या मेथड है, स्टार्ट योर रिजल्टेंट फ्रॉम दी, ओके कर लेते हैं पहले, हाँ। सो स्टार्ट द टेल ऑफ योर रिजल्टेंट फ्रॉम दी
टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, क्या करना है, स्टार्ट टेल ऑफ योर रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ योर फर्स्ट वेक्टर एंड ज्वाइन हेड ऑफ रिजल्टेंट टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर मींस F3 का हेड, तो इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये मिल चुका हमें रिजल्टेंट, जिसको नाम हमने दिया हुआ है भाई FR। ओके, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। तो दिस इज अवर FR, ऑलराइट। तो अब आप बोल सकते हो, देखो इन सब का मतलब क्या था। F1 जो कि मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसमें कॉपी का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसके लिख पर नाम नहीं लिख रहा हूँ। सपोज दिस इज F1, राइट। ये है अपना F2, ठीक है, और ये था अपना कुछ F3। चलो नाम भी लिख देते हैं जल्दी से कुछ गंदे अक्षरों में। ये था F1, ये था F2 और ये था F3। ओके, बोलो कि सर जल्दी करो, बचना है इधर, ये मार देगी हमें। ठीक है, तो F1 ये जो यहाँ पे दिख रहा है, जो आगे की तरफ लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये इस तरफ है, मतलब मैग्नीट्यूड इतना है, ये लेंथ जो है वो, तो ये लेंथ है जो फोर्स F1 के मैग्नीट्यूड को दिखाती है। और डायरेक्शन तो किस तरफ है, कभी आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को इधर, एक्सिस को इधर बिठा दे। एक्सिस को कैसे बिठाया जाता है, उसका सिंबल है ऐसे, ऐसे आप कहीं पे अगर साइड पे लिख दो कि भाई ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो चलता है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो लग रहा है कि हमको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स F1 लग रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है F3। भी हमें समझ में आ रहा है। F1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, F2 जो है वो F3 और F1 के बीच में, और F3 सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अब इन सबको मिला के अब आप बोलोगे सपोज मैं वैल्यू लूं तो कैसे किया जाता है इसको, चलो आपको उस डिटेल में भी हम चलते हैं। चलो हम वैल्यू लेते हैं रैंडम, आई एम टेकिंग रैंडम वैल्यू, हाँ एकदम रैंडम। दिस इज व्हाट 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल। आप बोलोगे सर इतना ही, वो क्रिएचर इतना ही, डेन्यूसर इतना ही फोर्स लग रहा है, वही मान लो ना, चलो ना, ठीक है। इसको बीच में वाली वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं, चलो पहले इसको दे दो। तो इसको क्या दे, इसका आधा लग रहा है 5 न्यूटन दे दो, 5 न्यूटन, राइट। डायरेक्शन आपको दिख रही है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसको इक्वल दिखा दिया, आप बोलोगे सर वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड दिखा रहे हो, नहीं भाई उसका खाली मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं आपको खाली। चलो अच्छे से लिखे, चलो इसको भी जान दो, प्रॉपर वे में लिखते हैं, एकदम एकदम सही वे में। तो क्या लिखते हैं कि भाई F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, अब सही है ना, वेक्टर नहीं किया मैंने ऊपर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। F2 इक्वल टू सपोज 7 न्यूटन एंड F3 इक्वल टू है अपना 5 न्यूटन, ऑल राइट। तो लेट्स टेक स्केल। अब स्केलिंग लेके फॉर एग्जांपल मान लो कि ये भला दिख रहा है छोटा, बट मान लो कि ये हमने क्या स्केल लिया, सो हमने स्केल लिया कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 न्यूटन जितना 1 सेंटीमीटर है, तो ये इधर से इधर तक की जो ये लेंथ है ना, वो कितनी होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड से हमें प्रॉपर आंसर मिलता है कि भाई दिस मच ऑफ मैग्नीट्यूड इज द रिजल्टेंट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये जो है ना लेंथ, वो लेंथ कितनी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग दिस शुड बी 10 सेंटीमीटर, राइट। इन द सेम वे दिस लेंथ शुड बी 7 सेंटीमीटर का, आपको आपको ड्रॉ करना है एक्चुअली, राइट। सो ये आप एक्टिविटी टास्क एज अ होमवर्क आप कर सकते हो, करना ही है, कर सकते हो नहीं, क्या करना है, तो एक पेज लो, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज में इसको क्या करो, तो इसको 10 सेंटीमीटर का बनाओ, राइट। तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल पे बनाओ, क्या बनाओ F2। तो F2 को कितना बनाना है, 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये 7 न्यूटन का है। तो इन द सेम वे वहां से फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब -x डायरेक्शन में। सो -x डायरेक्शन में क्या करना है इधर, सो इधर आपको बनाना है इधर 5 न्यूटन का, मतलब 5 न्यूटन मीन्स 5 सेंटीमीटर का। तो इसको बनाया हमने 5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद क्या करना है, तो ये बनाया 10, ये बनाया 7, ये बनाया 5, एरो सब डाल डाल के हो चुका। अब रिजल्टेंट, तो इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर दे इधर पे, तो वो जो मिलता है वो था हमारा रिजल्टेंट। सो फ्रॉम द टेल ऑफ योर फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट इज द रिजल्टेंट। तो ये हमें रिजल्टेंट मिला। अब क्या बोल रहा है रिजल्टेंट का मतलब क्या है, तो अगर आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ये लेंथ मेजर करते हो ना रिजल्टेंट की, जो भी कुछ वैल्यू आ रही है आपको मुझे बतानी है, राइट। सो आपको मुझे इस वैल्यू को बतानी है, मुझे मैसेज करके बताओ या फिर कमेंट में बताओ कि भाई दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रिजल्टेंट। तो कमेंट करके हमें रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। कैसे करोगे, से स्केल से मेजर करो। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कि भाई 1 न्यूटन है हमारा, तो सपोज जो भी आंसर आए, आई एम नॉट, मतलब मैं प्रिसाइजली नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी
वेट हाँ, सपोज वो आ रहा है 6, फॉर एग्जांपल 6.5, तो जो भी आ रहा है सेंटीमीटर में वो आपका हो जाएगा न्यूटन में। तो 6.5 न्यूटन इज योर आंसर। करेक्ट है? ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकालो और फिर बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में आप जाओगे, कि वो आपको वो जो गॉडजिला है वो कहाँ लेके जाएगा। तो ये एंगल भी बताना होगा कि भाई एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है ये F1 कहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सो एक्स एक्सिस के साथ फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बता रहा हूँ कि ये 60 का आंसर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पर वो आपको लेके जा रहा है। तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी, तो 60 डिग्री में, क्योंकि वो ऊपर वाला भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है। इसका कोई, ये चला गया वो बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं हो पाने वाला। बट ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों की इफेक्ट, मतलब इसकी इफेक्ट है ही तभी ये थोड़ा कम हो रहा है, राइट। तो इन तीनों की इफेक्ट मिला के तीनों ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जाएगी ऐसे उड़ के, ऐसे इधर जो बीच में कुछ जगह आ रहे हैं वो। तो आपको मुझे बताना है कि वो कितने एंगल पे जाएगी गाड़ी उड़ के, और राइट, और कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगेगा। तो अगर आपके पास, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है, F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग आपके पास फोर्स है, अगर कार का मास गिवन हो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो ऑन द विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन यू कैन गेट द वेलोसिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। बात समझ में आ रही? ठीक है, ओके। तो इसका आंसर आपको निकालना है। वेक्टर एडिशन में हमें और भी बहुत कुछ करना है, तो हम इसको करते हैं आगे। ठीक है, तो और भी मेथड्स देखनी है, इसके और एग्जांपल्स भी देखने हैं। फाइन। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। वेक्टर एडिशन के और एग्जांपल्स के साथ हम आगे देखेंगे। आपको एज अ होमवर्क ये मेथड ट्राई करनी है इस एग्जाम्पल में, और इसका आंसर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है वो मुझे निकाल के देना है। ठीक है, ओके चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय एवरीवन।